Okay, now we are discussing the short notes of gynecology and odds for preparation of JCAT MTMS. Point number 6 is delivery of baby in diabetic women should not be delayed. Delivery should not be delayed more than 39 weeks, that is deliver before 39 weeks. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने बिफोर 39 वीक्स डिलीवरी करवा देनी होती है. 50% लेडीज़ वुड अंडरगो सिजेरियन बिकॉज ऑफ शोल्डर डिस्ट्रेशिया और CPD की वजह से. तो 50% में क्या होता है, सिजेरियन होता है डायबिटिक मदर्स का. ऑल्सो इफ़ देयर इज़ वजाइनल कैंडिडिएसिस, तो अगर वजाइनल कैंडिडिएसिस हो गया है पेशेंट को तो तब भी आपने डू सी सेक्शन, सिजेरियन करना है, नॉट SVD, और बिफोर 39 वीक्स कर देना होता है. फॉर ग्लूकोज कंट्रोल ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड में, ग्लूकोज कंट्रोल के लिए इंट्रापार्टम में क्या करेंगे, डिलीवरी के दौरान में आपने इंसुलिन जो उसका सिजेरियन या जो भी करें, इंसुलिन इन्फ्यूजन करनी है विद 5% डेक्सट्रोज वाटर इज गिवन. जिस तरह DK के पेशेंट में कर रहे होते थे तो वही इंसुलिन इन्फ्यूजन करनी है विद 5% डेक्सट्रोज वाटर इज गिवन. लेवल ऑफ HbA1c स्ट्रॉन्गली कोरिलेट्स विद द इंसिडेंस ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़. तो जो HbA1c का लेवल होता है वो कोरिलेट कर रहा होता है ऑब्वियसली कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ कि आपने कितना डायबिटीज़ को शुगर कंट्रोल, ये शुगर या ग्लूकोज के लेवल होते हैं उनको कंट्रोल किया होता है. तो आपने बेस्ट कंट्रोल रखना होता है. लेस देन 6.5 HbA1c होना चाहिए. पॉइंट नंबर 9 इज़ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स नॉर्मली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो TBGs होती हैं वो नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो टोटल T3 T4 लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है बट फ्री T3 T4 लेवल्स आर अनचेंज्ड. तो सो बेस्ट एज फॉर थायराइड के डिसऑर्डर के लिए प्रेगनेंसी फ्री T4 लेवल्स करने होते हैं क्योंकि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स T3 T4 के लेवल्स रेज हुए भी होते हैं, लेकिन जो फ्री होते हैं T4 के लेवल्स या T3 के लेवल्स वो अनचेंज नहीं होती. इस वजह से आपने कंफर्म करने के लिए थायराइड के डिसऑर्डर को फ्री T4 लेवल्स करवाने होते हैं. Long acting thyroid stimulating antibodies in Graves' disease can cross placenta after 20 weeks and can cause neonatal hyperthyroidism. So mere thyroid hormones in cord blood न्यूबॉर्न में आपने थायराइड हार्मोन्स का मेयर करना होता है क्योंकि जो लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग TS एंटीबॉडी, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं आफ्टर 20 वीक्स जेस्टेशन के, और जिसकी वजह से अगर वो क्रॉस करके बेबी में चल जाएगी तो बेबी के न्यूनेटल हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा. तो इस वजह से आपने उसके कॉर्ड से ब्लड लेके तो थायराइड हार्मोन के लेवल चेक करवा लेने हैं. 5 हाइपरथायराइडिज्म के लिए प्रोपाथायूरासेल. अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से टाइमेस्टर में क्या देते हैं. तो PTU जो होता है वो आपने देना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कार्बिमाजोल इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इज गिवन. प्रोपाथायूरासेल जो है इस हाईली प्रोटीन बॉन्ड, सो लेस चांस टू क्रॉस प्लेसेंटा, क्योंकि हाईली प्रोटीन बॉन्ड होता है तो इस वजह से प्लेसेंटा को क्रॉस करने के चांसेस इसके कम होते हैं. सियाटिक हार्ट डिजीज़ आर वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन वुमेन विद हार्ट डिजीज़. तो अगर हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो उनमें क्या होगा, सियाटिक हार्ट डिजीज़ होंगी. प्रेगनेंसी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ वुमेन विद आइजनमेंगर सिंड्रोम. अगर उसका आइजनमेंगर सिंड्रोम है तो तब प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. वुमेन विद मार्फन सिंड्रोम हैव मोर देन 50% मोर्टेलिटी रेट, स्पेशली अगर एओर्टिक रूट इज़ 4 सेंटीमीटर डायलेटर. मार्फन सिंड्रोम में अगर एओर्टिक रूट स्पेशली 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डायलेटेड हो चुका है तो अब वुमेन में कितना परसेंट चांस होता है, मोर देन 50% मोर्टेलिटी के. सो सीरियल इकोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग शुड बी डन. तो जो सीरियल हम इको करवाती हैं मॉनिटरिंग तो वो करवानी चाहिए, शुड बी डन इन मार्फन प्रेग्नेंट लेडी में. तो मार्फन प्रेग्नेंट लेडी में आपने क्या करवाना है, इकोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग शुड बी डन. तो इस वजह से उसको इको करके हम देख लेंगे इस प्रेग्नेंट लेडी में. देन हमारे पास जाता है एज कार्डिक आउटपुट एंड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो हार्ट डिजीजेज आर मोर एविडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइट्रल स्टेनोसिस. तो क्योंकि कार्डिक आउटपुट और प्लाज्मा वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी में इंक्रीज हुई होती हैं तो इस वजह से हार्ट डिजीज़ आर मोर एविडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और हार्ट डिजीज़ इसमें उसने कहा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है माइट्रल स्टेनोसिस. तो अब हमने हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं.
तो माइटल स्टेनोसिस का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। देन हमारे पास जाता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद माइटल स्टेनोसिस और डिजीज़ गिव एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर। आपने एपिड्यूरल देना होता है। फॉर सेल्फ डिलीवरी इज़ बेस्ट है। अवॉइड सिजेरियन, सिजेरियन अवॉइड करें। फॉर सेल्फ डिलीवरी बेस्ट है। गिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस में फ्लूइड रिससिटेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन। डोंट गिव अर्गोमेट्रिन ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, आपने ये अर्गोमेट्रिन अवॉइड करनी है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ सिंटोसिनोन का स्लो इन्फ्यूजन करें। आल्सो आफ्टर डिलीवरी विजिलेंटली मोनिटर फॉर पल्मोनरी एडीमा के लिए और पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, इन सारी चीज़ों के लिए आपने उसको मॉनिटर करना है विजिलेंटली। देन है वो में है थर्ड ट्राइमेस्टर में इचिंग और प्रूराइटिस के साथ है, स्पेशली पाम्स पे है, वर्स एट नाइट। और बिलिरुबिन एंड बाइल लेवल्स भी, बाइल साल्ट्स एलिवेटेड है, लीवर एंजाइम्स माइल्डली एलिवेटेड है। इंट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उसको इचिंग भी है, पाम्स भी है, नाइट पे ज़्यादा, और बिलिरुबिन के लेवल्स रेज है, बाइल साल्ट्स रेज है, लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड है, तो ये साफ पिक्चर दे रहा है इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी की। इट इज़ ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड वेरी हाई रिकरेंस रेट इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी, और देर इज़ नो रिस्क टू मदर बट चाइल्ड इज़ हैविंग ग्रेट रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर एंड स्टिल बर्थ। तो बच्चा रिस्क पे है प्री टर्म लेबर एंड स्टिल बर्थ पे। गिव यूरसोडियोक्सी कोलिक एसिड फॉर प्रूराइटिस, प्रूराइटिस के लिए तो आपने ये जो होता है यूरसोडियोक्सिकोलिक एसिड देना होता है। और मॉनिटर फीटल वेलबींग। मोस्ट कॉमन एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है वो कौन सा होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ये जो कि बहुत कॉमन है। मोस्ट कॉमन न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी इज़ आयरन, इस वजह से आयरन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट करवा देते हैं। एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन लेस दैन 11, अगर हीमोग्लोबिन लेस दैन 11 है तो दैट इज़ एनीमिया। देन आ जाता है हमारे पास टोटल आयरन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयरन अच्छा रिक्वायरमेंट्स 1200 mg, प्लेसेंटा में 300, फीटस का रिकॉर्ड है 300, और आरबीसी के लिए 600 फॉर आरबीसी, 300 फॉर प्लेसेंटा, 300 फॉर बेबी। तो ये हो जाएगा टोटल 1200 आयरन की रिक्वायरमेंट। 600 बेबी का हो गया, 600 मदर के लिए हो गया। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन नीड जस्ट 2 mg पर डे आयरन। नॉन प्रेग्नेंट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2 mg पर डे आयरन। प्रेग्नेंट में 2 mg प्लस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.8 mg पर डे, सेकेंड में 4.4 mg पर डे, और फिर उसके बाद हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में 7.7 mg पर डे। फर्स्ट में तो कम रिकॉर्ड होता है 0.8, देन 2 mg प्लस ऐड कर रही हैं बाकी 0.8। सेकेंड में डबल हो जाएगा 2 का 4.4, एंड देन थर्ड हो जाएगा 7.7। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स आयरन की। देन आ जाता है इसका रिमेनिंग पार्ट गायनियोडोम्स में। ओरल आयरन सल्फेट इज़ गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ अगर हम देते हैं ओरल FeSO4 आयरन सल्फेट, इससे क्या होगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स होंगे। टेक ओरल आयरन विद मील्स एंड विटामिन सी एड्स इन एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप खाली ले रहे हैं तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स करवा देगी, इस वजह से आपने इसको लेना है विद मील्स एंड विटामिन सी के साथ, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। इफ़ कांट टॉलरेट ओरली और अनीमिया है मोर देन 28 वीक्स, गिव पर ई आयरन, डेक्स्ट्रन, सुक्रोज, सार्बिटोल, फेरिक कार्बोक्सी माल्टेज। आयरन सार्बिटोल इज़ गिवन, IM देते हैं ऑन बटक्स विद जी टेक्निक टू प्रिवेंट डार्क स्टेनिंग, अगर टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो। Response to iron therapy manifest 4 to 8 weeks after starting therapy. Response शुरू होगा 4 to 8 weeks के बाद. So if you want to assess the response to therapy before 4 weeks, तो do reticulocyte count as reticulocytosis happens 7 to 10 days after iron supplements के बाद 7 to 10 days में शुरू हो जाती है। रेटिकुलोसाइट
काउंट आपने करवा लेना है, रेटिकुलोसाइटोसिस से पता चल जाएगा। इफ़ अनीमिया है मोर देन 36 वीक्स में, या सवेयर अनीमिया है, या कार्डियक फेलियर है, वी कांट वेट 4 to 8 वीक्स फॉर इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स। तो अब आपने मोर देन 36 वीक्स हो गए हैं, तो अब आप वेट नहीं करेंगे। सो ट्रांसफ्यूज़ PCV या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देना है। और ऊपर था अगर 28 वीक से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आपने आयरन डेक्सट्रोन सुल्कोज सॉर्बिटोल वगैरह की फॉर्म में आयरन सॉर्बिटोल के दे देना है। देन आ जाता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, स्पेशली मल्टीपल प्रेगनेंसी में डायबिटिक एंड इन वुमेन ऑन एंटी कन्वल्सेंट्स है। फॉर प्रोफाइलैक्सिस 400 माइक्रोग्राम या 0.4 mg पर डे इज़ गिवन। मेनली कॉम्बाइंड आपने करना था फॉलिक एसिड को विद आयरन टैबलेट्स। फॉलिक एसिड प्रोफाइलैक्सिस इज़ गिवन बिफोर प्रेगनेंसी। तो जो फॉलिक एसिड की प्रोफाइलैक्सिस होती है, folic acid prophylaxis is given before pregnancy and continuing in first half of pregnancy। और फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ये कंटिन्यू रहेगी, बट इफ़ लेडी हैज़ ऑलरेडी फोलेट डेफिशिएंसी तो अब अपनी हाई डोज देनी है। गिव हाई डोज इनटू 10 टाइम्स 4000 हो जाएगा माइक्रोग्राम, एंड कंटिन्यू करना है गिविंग इवन 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के भी आपने फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखना होता है। सिमिलरली इफ लेडी हैज़ अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंटीडीज तो आपने गिव सेम हाई डोज फॉलिक एसिड दैट इज़ 4 mg। देन आ जाता है हमारे पास, पहले हम कितना दे रहे थे, 0.4 mg दे रहे थे प्रोफिलैक्सिस के लिए। मलेरिया आल्सो कॉजेज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन टर्न्स लीड टू एंटी-डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड अब्रप्शो प्लेसेंटा करवा देता है। तो आपने जो मलेरिया है तो वो भी करवा देता है। मोस्ट कॉमन मलेरिया डेफिशिएंसी करा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फिर क्या हो रहा है, एंटीडीज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्रोनिक जो डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी इज एस्थमा, क्रोनिक डिजीज़ में आएगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी इज़ वायरल हेपेटाइटिस एंड स्पेशली हेपेटाइटिस ई कॉमन होता है। तो वायरल हेपेटाइटिस एंड स्पेशली ई इज़ नोटोरियस इन प्रेगनेंसी। तो ये था सब कुछ गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स के बारे में कि मेडिकल जो हमने देखी है, मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी नगेट्स। नेक्स्ट है लेबर ओब्स की एमरजेंसीज।